तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। जायद में करे रागी की खेती, कमाए अधिक मुनाफा। किसान आसानी से बनाए वर्मी कंपोस्ट खाद। आधुनिक बाजार में कुछ समय के लिए रागी के उत्पाद गायब हो गए थे। लोग मोटे अनाज के उत्पादों को हे दृष्टि से देखने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में रागी की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। रागी की मांग में तेजी आई है। रागी, जिसे किसान मंडुआ के नाम से जानते हैं, ये कम पानी में भी अच्छी उपज देने वाली फसल है। अगर आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। हैं रागी अर्थात मड़ुआ की बसंतकालीन खेती के लिए। रागी या मड़ुआ श्री अन्न की श्रेणी में रखा गया है, जिसको हम 2018 से पोषक अनाज के रूप में भी जानते हैं। रागी या मड़ुआ हमारे स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य एवं इन्वायरमेंटल पर्यावरण है, इसकी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। रागी में जो प्रोटीन है वो ग्लूटीन फ्री होता है। ये शुगर के मरीजों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसमें जो शुगर है वो बहुत ही कम मात्रा में और धीरे धीरे शरीर में आंतों में रिलीज होती है। हड्डियों के विकास एवं मजबूती के लिए भी रागियों का सेवन महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसमें खाद और पानी की कम जरूरत पड़ती है, तो कम उपजाऊ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी रागी का उत्पादन किया जा सकता है। रागी की खेत के लिए भुरभुरी मिट्टी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में इसके बीजों का अंकुरण अच्छे से होती है। इसके खेत की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट कर खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन खेत को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की धूप से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट नष्ट हो जाएं। खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छे से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत की कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। तो अब हम बात करते हैं रागी की उत्पादन तकनीक का। बसंतकालीन रागी के लिए हाई टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंट प्रजातियां हैं, उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करें। तो इसमें बाकुला, दूसरी महत्वपूर्ण प्रजाति है GPU 67, GPU 28 एवं GPU 42। ये प्रजाति भी 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। RAU 8, ये 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है और ये भी करीब 22 से 25 कुंटल तक उत्पादन क्षमता दे देती है।
बीज का चुनाव मृदा की किस्म के आधार पर करें। जहां तक संभव हो प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। यदि किसान स्वयं का बीज उपयोग में लाता है तो बुआई पूर्व बीज साफ करके फफूंदनाशक दवा थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। रागी की सीधी बुआई अथवा रोपा पद्धति से बुआई की जाती है। सीधी बुआई फरवरी से मार्च के अंतिम सप्ताह तक और जून से जुलाई मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है। छिटवा विधि या कतारों में बोनी की जाती है। तो सीधी बुआई के लिए किसान भाइयों 10 से 12 किलोग्राम बीज दर पर्याप्त होता है, जबकि ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो नर्सरी डालेंगे वो 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए पर्याप्त हो जाता है। और कोशिश करते हैं बीज को पहले पानी में 12 घंटे तक भिगो लेते हैं। उसके बाद इन सभी दवाओं से हम बीज का उपचार कर लेते हैं और उसको हम तैयार खेत में पर्याप्त नमी हो जिसमें उसमें हम लाइन में बुआई कर देते हैं, चाहे छिटकुआ बुआई कर देते हैं या जीरो टिल विधि से भी बुआई कर सकते हैं। अगर खेत में नमी नहीं है, पिछली फसल कट चुकी है और आपका खेत खाली है, बीज की सूखी बुआई कर सकते हैं और बुआई करने के बाद हल्का सा इरिगेशन कर देंगे। अब दूसरी तरीका है रागी को एस्टेब्लिशमेंट करने का, उसका हम नर्सरी लगा लेते हैं। इस प्रकार से जब 25 दिन की नर्सरी हो जाती है तो उसमें 5-6 पत्तियों का मड़ुआ हो जाता है, उसकी रोपाई हम कर सकते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। अगर मिट्टी परीक्षण नहीं किया है तो सामान्य तौर पर यूरिया 120 किलोग्राम, एसएसपी 300 किलोग्राम, एमओपी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। यूरिया की आधी मात्रा व फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा बुआई पूर्व खेत में डाल दें तथा यूरिया की शेष मात्रा पौधा अंकुरण के 3 सप्ताह बाद प्रथम निदाई के उपरांत समान रूप से डालें। रोपाई करते समय हमें ध्यान देना है कि जो कतारों से कतारों की दूरी रखी जाती है उसको हम 20 सेंटीमीटर अथवा 25 सेंटीमीटर जो भी उपयुक्त हो रख सकते हैं। अगर 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं तो फिर रोपाई करते समय पौधा की दूरी भी 20 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर कतारों से कतारों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं तो पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रख लेते हैं। इस तरह से हम 25 दिन का नर्सरी हम रोपाई कर लेते हैं। रोपाई करते समय हमारे पास तैयार खेत में हल्का सा पानी देते हैं, जिसको हम पार्शियल पटल कह सकते हैं। बरसाते खेत में नमी जो जल है वो स्टैंडिंग मोड में नहीं रहे, खेत में इतना कचरा रहे कि हमारा नर्सरी 1 इंच की गहराई तक धंस सके और आराम से हम रोपाई कर सकते हैं। और बुआई के लिए जैसा हमने पहले बताया कि इसकी सीधी बुआई 22 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर की कतारों में करें और गहराई 1 इंच रखें। तो इस तरह से हम दोनों विधियों से इसको बुआई या रोपाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जल प्रबंधन का। तो जो पहली क्रांति की अवस्था है हम लोग मानते हैं वो टिलरिंग की स्टेज मानते हैं, जो रोपाई या बुआई के 20 से 25 दिन बाद आता है। उसमें खेतों में एक हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि कल्ले आराम से निकल जाएं, टिलर में कोई कमी न रहे। और दूसरी स्टेज है जब मड़ुआ की बालियाँ निकलने लगती हैं, उस समय खेत में पर्याप्त नमी रखें। और तीसरा दाना भरते समय खेत में पर्याप्त नमी रखें। तो गर्मा रागी की फसल में कम से कम 3 सिंचाई की अवश्य व्यवस्था करना पड़ता है। रागी की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। प्राकृतिक तरीकों से खरपतवार नियंत्रण पौधों की निराई गुड़ाई कर किया जाता है। इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उनकी पहली गुड़ाई कर दें और पहली गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों की एक बार और गुड़ाई कर दें। ऐसा देखा गया है कि गर्मी के मौसम में हमारे बिहार राज्य में तापमान जब 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने लगता है और उस समय रागी में फूल आ रही हो तो पुष्पण अवस्था में जो परागकण होते हैं वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान होने पर इसके पराग की मरने की संभावना बढ़ने लगती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए 1% पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात 10 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी का उपयोग करते हुए हमें फोलियर स्प्रे कर देने से लाभ मिल जाता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। आज किसान का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद का बहुत बड़ा योगदान है। किसान वर्मी कंपोस्ट खाद अपने स्तर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएं वर्मी कंपोस्ट खाद और इसका फसलों में उपयोग कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश कौशल। केंचुआ खाद सिर्फ खाद के रूप में ही नहीं बल्कि हमारे किसान भाई जो हैं इसे एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको आप अपनी एक इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप खाद भी बेच सकते हैं तथा उसके साथ साथ केंचुओं को मल्टीप्लाई करके उनको भी बेच सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। जहां तक केंचुआ बेचने की बात है, वर्मी कल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आपको इस तरह के पिट बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। तो उसमें हमें दूसरे मेथड जो है उसमें काम नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आरा मशीन के नीचे की जो बूरा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो उसकी एक 4 से 6 इंच की लेयर उसके ऊपर बिछा देंगे। उसके ऊपर आप गोबर रख देंगे और उसमें जब आपका वो गोबर लगभग 18 से 20 दिन पुराना हो जाएगा, तब आपने केंचुए डालने। केंचुओं का मैं आपको थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगा कि केंचुए जो हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आइसिनिया फोर्टिडा सबसे बढ़िया इनकी एक प्रजाति है, जिसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए और वो अच्छी खाद बनाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका 18 से 20 दिन पुराना जब वो गोबर हो जाए, तो उस गोबर में मैंने जैसे आपको बताया कि केंचुए उसमें आपने डाल देने हैं। और मैं आपको एक और थोड़ा सा बताता हूं कि केंचुओं को जीने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और केंचुओं को अगर अपने सिंपल थंब रूल से बोलें तो 70% मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। जो हमारे गर्म इलाके हैं वहाँ के किसान भाइयों को हो सकता है कि तीसरे दिन की बजाय दूसरे दिन भी पानी देना पड़ सकता है। और पर्टिकुलरली जब गर्मियों का मौसम होता है तब आपने पानी का विशेष ध्यान रखना है। अगर पानी नहीं होगा तो केंचुए उसमें अपना पूरा कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, मैंने पेड़ के नीचे इसलिए बोला कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, जिससे आपका एक तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर उड़ता है और दूसरे क्या होता है कि जो केंचुए जो है उनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि केंचुए रहने के लिए अंधेरा पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई पुरानी गन्नी बैग जिसको बोलते हैं, जिसे चीनी की बोरी पहले जो आती थी, चावल की बोरी आती थी जो सूत की बनी होती थी, उस तरह की बनी होती थी, अगर वो बोरी फटी पुरानी है तो उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आपका फाइनल प्रोड्यूस बन जाए, आपको कब इसको हार्वेस्ट करना है वर्मी कंपोस्टिंग को, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये
वर्मी कंपोस्ट है ये पूरी तरह से तैयार है और इसकी टेक्सचर जो है वो इस तरह का होता है। इसका रंग जो है ये गहरे भूरे रंग का होता है और इसमें कोई भी आपको ऐसा सब्सटेंस नहीं दिखेगा, जैसा कि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो हमारी देसी खाद है जब उसका आप टेक्सचर देखेंगे उसमें आपको गोबर भी दिखेगा, उसमें आपको कार्बनिक पदार्थ भी दिख रहे होंगे और वो उस तरह का टेक्सचर उसका होता है। जब तैयार ये हो जाती है तो आपने उस टाइम 5 से 6 दिन पहले इसमें पानी देना बंद कर देना है और पानी देना जब आप इसमें बंद कर देंगे तो केंचुओं का, जैसे मैंने आपको अपनी चर्चा में शुरू में बताया कि उनको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो पानी की खोज में नीचे नीचे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे जाकर के और बाहर के जो सारा मटेरियल है उसको आप निकाल सकते हैं। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब कीचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब कीचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और निकालने के बाद हमारे किसान भाई, जैसे आप देख रहे होंगे ये जाली है, सिंपल जाली जो हमारे रेत छानने के काम आती है, उस तरह की एक जाली लेकर के भी आप इस खाद को छान सकते हैं और जो इसमें थोड़ा बहुत मोटा मटेरियल होगा उसको अगले बार जब अगला साइकिल आप इसका वर्मी कंपोस्ट का लेंगे तो वहां पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित की अवधि में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में 1 से 2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें। तैयार सरसों की कटनी तथा दौनी एवं आलू की खोदाई मौसम साफ रहने पर ही करें। ओल की गजेंद्र किस्म की रोपाई करें। प्रत्येक 500 ग्राम की कंद की रोपाई के लिए दूरी 75 गुना 75 सेंटीमीटर रखें। गर्मा सब्जी की बुआई अविलंब संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लौंग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गापुर, मधु सुगर बेबी, अर्का ज्योति तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्को राजहंस, पूसा सरबती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करेला की अर्का हरित, काशी उर्वशी, पूसा विशेष, कोयम्बटूर लौंग की बुआई करें। इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। किसान भाई आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बागों से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें। बसंत गन्ना की रोपाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में यदि खेत में नमी की कमी होने पर रोप से पहले हल्की सिंचाई कर रोप करना चाहिए।
अनुशंसित प्रभेदों का चुनाव कर बीज को कार्बेंडाइजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 15 से 20 मिनट उपचारित कर रोपनी करें। प्रभेदों को बीज रोग व्याधि से मुक्त होना चाहिए और जहां तक संभव हो 8 से 10 महीने के फसल को ही बीज के रूप में प्रयोग करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट की निगरानी करें। इसमें पिल्लू फल में घुसकर अंदर से खाकर पूरी तरह फल को नष्ट कर देते हैं। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर सर्वप्रथम कीट से क्षतिग्रस्त तना एवं फलों की तुराई कर नष्ट कर दें एवं उसके बाद स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से या क्यूनाल फॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साफ दाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। उत्तर बिहार के लिए सूर्यमुखी की उन्नत संकुल प्रभेद मोर्डेन सूर्या CO1 एवं पैराडेविक तथा संकर प्रभेद के लिए BSH1, KBSH1, KBSH44, MSFH1, MSFH8 और 17 अनुशंसित है। गरम मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। मूंग के लिए पूसा विशाल, सम्राट SML 668, HUM 16 एवं सोना तथा उड़द के लिए पंत उड़द 19, पंत उड़द 31 नवीन एवं उत्तरा किस्में बुआई के लिए अनुशंसित है। बुआई के 2 दिन पूर्व बीज को कार्बेंडाइजम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से संशोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीजों को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। इस मौसम में प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए मौसम साफ रहने पर प्रोफेनिफॉस 50 EC दवा का 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमडीक्लोरोप्रिड दवा का 1.0 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। अच्छे परिणाम हेतु चिपकाने वाला पदार्थ जैसे टिपोल 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल में मिलावें। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शाहपुर, जिला कटिहार के कृषक प्रवेश सहाय ने। ये पशुओं को यूरिया मोलेसिस बटिका बनाकर खिलाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रवेश सहाय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं।
पशुपालक पशु आहार में यूरिया, मोलासिस, मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये वृक्ष प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस वृक्ष को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला, तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस वृक्ष को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह वृक्ष आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस वृक्ष पर मिट्टी आदि न लगे और इस वृक्ष को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया, मोलासिस वृक्ष पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।